नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक दर्शन का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पिछले कई वीडियो हमने जर्मन दार्शनिक हीगल के राजनीतिक दर्शन को समझते हुए बनाए थे और हीगल का अध्ययन करते हुए हमने ये देखा था कि हीगल राज्य को और राज्य के सिद्धांत को एक नवीन दिशा देने का कार्य करता है। हीगल से पूर्व जो समझौतावादी विचारक थे, इंग्लैंड के जो विचारक थे, खासकर हॉब्स और लॉक, तथा उनके पश्चात फ्रांस का विचारक रूसो और उनके पश्चात के जो उपयोगितावादी विचारक थे, जेरेमी बेंथम तथा जे.एस. मिल, इस प्रकार उदारवाद की एक लंबी श्रृंखला के कारण राज्य को मनुष्यों का एक बिखरा हुआ संगठन मात्र माना जाने लगा था और उदारवाद के प्रभाव में आकर यह धारणा राजनीतिक दार्शनिकों में बलवती होती जा रही थी कि राज्य व्यक्ति के लिए बना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का साधन मात्र है, राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए अथवा राज्य व्यक्ति के अधिकतम कल्याण के लिए ही बनाया गया है। इस प्रकार व्यक्तिवाद के बढ़ते हुए प्रवाह को रोकने का कार्य सर्वप्रथम हीगल ने अपने दर्शन के माध्यम से किया। राजनीतिक दर्शन को हीगल की मूल देन यही है कि उसने राज्य के सिद्धांत को व्यक्तिवाद के खंड खंड प्रवाहों में बिखरने से बचा लिया और एक समष्टिवादी सिद्धांत की धार प्रदान की। हीगल के दर्शन में आकर के राज्य उस अखिल ब्रह्मांड की सत्ता का एक शाश्वत प्रतीक बन गया। हीगल के ही शब्दों में राज्य परमात्मा का इस धरती पर अवतरण है। हीगल कहता है कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। परमात्मा का ही संपूर्ण प्रकटीकरण राज्य में होता है। इसलिए राज्य एक दैवीय सत्ता है क्योंकि वह स्वयं ईश्वरीय चेतना को अपने आप में अभिव्यक्त करती है। उस दैवीय सत्ता के साथ एकाकार होना यह मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए और इसलिए क्योंकि राज्य दैवीय सत्ता है, राज्य एक साध्य है और उसी साध्य में सहभागी बनकर के ही मनुष्य भी अपनी सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। हीगल ये कहता है कि राज्य के आदेशों का पालन करना, राज्य के आदेशों में ही अपनी खुशी को एकाकार करके तत्पश्चात राज्य में अपने आप को एकाकार कर देना, यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए और इसी से ही मनुष्य उस दैवत्व की अनुभूति कर सकता है जो अंतिम रूप से राज्य में प्रदर्शित हुई है। यह हीगल का एक समष्टिवादी दर्शन था। यद्यपि 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में भी हीगल के इस दर्शन का विध्वंसकारी प्रभाव पड़ा था, किंतु यदि दार्शनिक चिंतन के दृष्टिकोण से देखें तो इसने राज्य के सिद्धांत को एक नई दिशा देने का कार्य प्रारंभ किया और हीगल के इस सिद्धांत को जर्मन आदर्शवाद के नाम से जाना गया। टी.एच. ग्रीन का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले इस भूमिका को समझना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वयं टी.एच. ग्रीन इस जर्मन आदर्शवाद से बहुत हद तक प्रभावित था और अपने दर्शन के लिए जर्मन आदर्शवाद का ऋणी है। जिन तीन जर्मन
दार्शनिकों का टी.एच. ग्रीन के दर्शन पर प्रभाव पड़ा, उनमें प्रथम हीगल, जिसके दर्शन का जिक्र संक्षेप में हमने अभी अभी किया है। दूसरा विचारक था कांट और तीसरा विचारक था फिक्टे। कांट हीगल का समकालीन पूर्ववर्ती था, जर्मन दार्शनिक था। कांट भी राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या करता है, किंतु कांट ये कहता है कि जो शाश्वत बुद्धि या चेतना है, जो अंतिम सत्य है, उसको मनुष्य नहीं जान पाता, किंतु अंतिम सत्य का मनुष्य जिस रूप में अनुभव करता है वो स्वयं अपनी आत्मचेतना के माध्यम से कर पाता है। इसलिए मनुष्य की जो सद इच्छा है, अर्थात मनुष्य के वे कर्तव्य जो कि सर्वसामान्य के कर्तव्यों के अनुरूप समझे जाएं, अर्थात यदि मुझे लगता है कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, मैं यदि अपना इसको कर्तव्य मानती हूँ कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, और यदि ऐसा ही कर्तव्य प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अनुभव करता है, प्रत्येक मनुष्य ये अनुभव करे कि उसे सत्य बोलना चाहिए, इस प्रकार से सत्य बोलना यह संपूर्ण समाज का एक सामान्य कर्तव्य बन जाता है। कहने का अर्थ ये है कि कांट, यद्यपि कांट का अध्ययन हमने अपने पाठ्यक्रम के पूर्णता के अनुरूप नहीं किया है, क्योंकि कांट हमारे पाठ्यक्रम के अध्ययन का हिस्सा नहीं है, किंतु ग्रीन को समझने के लिए हमें कांट के दर्शन का यहाँ थोड़ा सा मैं संक्षेप में विवेचन करती हूँ। तो हीगल का जहाँ ये मानना है कि एक विश्वात्मा है, एक ईश्वर है जो कि आत्म प्रकटीकरण की इच्छा रखता है, और अपनी इस इच्छा के कारण वो अपने आप को पहले जड़ जगत में, फिर प्राणी जगत में, वनस्पति जगत में, फिर प्राणी जगत में, प्राणियों में भी फिर निम्नतर प्राणियों से उच्चतर प्राणियों में अपने आप को अभिव्यक्त करता हुआ सर्वोत्तम अभिव्यक्ति के रूप में वो राज्य में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। और इसलिए राज्य का जो सिद्धांत है वो हीगल के दर्शन में आकर के राज्य का एक सर्वोच्च आदर्शवादी सिद्धांत बन जाता है। कांट इस दृष्टिकोण से नहीं सोचता, और कांट ये कहता है कि वो जो शाश्वत चेतना है, वो माना कि वो चेतना है, लेकिन मनुष्य उसको अनुभव नहीं कर सकता, मनुष्य अपनी बुद्धि से उसको नहीं जान सकता। मनुष्य मात्र इतना जान सकता है कि उसकी आत्मा के भीतर जो सद इच्छा है, जो सर्वोत्तम, जो सर्वाधिक श्रेष्ठ इच्छा है, वैसी ही श्रेष्ठ इच्छाएं सभी मनुष्यों की आत्माओं पर अंकित हैं, और उन्हीं श्रेष्ठ इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, और इस श्रेष्ठ इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने से राज्य भी मनुष्य को नहीं रोक सकता। इसलिए कांट के दृष्टिकोण में राज्य उस स्वतंत्र चेतना में कोई सहभागिता नहीं रखता, जैसी सहभागिता हीगल के दर्शन में राज्य रखता है। इसलिए कांट एक आदर्श व्यक्तिवादी है, यद्यपि वो आदर्शवाद की स्थापना करता है, किंतु वो व्यक्तिगत चेतना का भी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी बड़ा समर्थक है। ग्रीन इन दोनों ही दार्शनिकों का ऋणी है। ग्रीन कांट की इस मूल अवधारणा को स्वीकार करता है कि इस सृष्टि का जो अंतिम सत्य है, जैसा मनुष्य की आत्मा पर अंकित है, उसे मनुष्य अपने सर्वोत्तम रूप में समझ सकता है, उसकी आत्मानुभूति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। और वो हीगल का इस दृष्टिकोण से ऋणी है कि हीगल के अनुरूप ही ग्रीन ये समझता है कि जो शाश्वत चेतना है, जो हीगल की जो विश्वात्मा है, ग्रीन उसको शाश्वत चेतना का नाम देता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हीगल विश्वात्मा कहता है, ग्रीन उसे शाश्वत चेतना का नाम देता है, इटर्नल कॉन्शियसनेस। यह जो शाश्वत चेतना है,
यह शाश्वत चेतना सभी प्राणियों में किसी न किसी अंश में अपने आप को अभिव्यक्त करती है, किंतु अन्य प्राणियों में जहाँ उसकी अभिव्यक्ति न्यूनतम रूप में होती है, मनुष्य में इस शाश्वत चेतना की अभिव्यक्ति सर्वोत्तम रूप में होती है। मनुष्य इस शाश्वत चेतना का एक भाग होता है और मनुष्य का उद्देश्य यह है कि अपने अनुभवों के द्वारा, अपनी आध्यात्मिक आत्मानुभूति के द्वारा वह इस शाश्वत चेतना को भी अनुभव कर सके। इस प्रकार से हीगल की शाश्वत चेतना के अंश को वो स्वीकार करता है और कांट की व्यक्तिगत अनुभूति के अंश को वो स्वीकार करता है। हीगल में व्यक्ति के भीतर ऐसी कोई व्यक्तिगत आत्मानुभूति नहीं है जो विश्वात्मा के साथ एकाकार हो सके। हीगल में यह एक बहुत बड़ा एक गैप है, एक रिक्तता है। यह रिक्तता ग्रीन इसको समझता है और कांट के दर्शन को आरोपित करके उस रिक्तता को पूरा करता है। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि ग्रीन कांट का अध्ययन हीगल का चश्मा लगाकर करता है। अर्थात ग्रीन मूलतः कांटवादी है, कांटियन है। कांट के उस मूल बात को स्वीकार करता है कि मनुष्य अपनी आत्मानुभूति से उस शाश्वत चेतना का अंग बनना चाहता है और इसलिए उसकी आत्मानुभूति के मार्ग में आने का राज्य को कोई अधिकार नहीं है। राज्य को एक बाहरी तत्व कांट भी मानता है और ग्रीन भी मानता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है जो ग्रीन को कांट और हीगल से मिली, उनका बहुत ही सुंदर संयोजन करके ग्रीन एक ब्रिटिश या अंग्रेज़ी आदर्शवाद जो कि अंग्रेज़ी उदारवाद के ज़्यादा अनुरूप है, एक नया संस्करण तैयार करता है। ग्रीन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के यॉर्कशायर में हुआ था और जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड में उदारवाद की एक लंबी परंपरा चली थी। हॉब्स के ग्रंथों में यद्यपि निरंकुशवाद के दर्शन होते हैं, लेकिन उस निरंकुशवाद का भी मूल आधार व्यक्तिवाद है। हॉब्स के बाद लॉक के बाद बेंथम और जेम्स मिल, इस तरह से उदारवाद की एक लंबी श्रृंखला उदारवादी राजनीतिज्ञों, उदारवादी दर्शन की और इंग्लैंड के रक्तहीन उदारवादी आंदोलन की, जिसमें कि संसद के हाथों निरंकुश शक्तियों की हार होती है और ब्रिटिश उदारवादी मानस की विजय होती है। इंग्लैंड में ये जो उदारवाद की एक सुदृढ़ परंपरा थी, उस परंपरा के अंतर्गत जर्मनी के हीगल के आदर्शवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। हीगल के इस मत को इंग्लैंड का उदारवादी मानस स्वीकार नहीं कर सकता था कि राज्य की आज्ञा का पालन करने में ही सच्ची स्वतंत्रता है। यह इंग्लैंड के लोग स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि हीगल का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा था, इसलिए इंग्लैंड पर पड़ना भी स्वाभाविक था। किंतु इंग्लैंड ने हीगल के प्रभाव को छान करके उसके निरंकुशतावादी तत्वों को हटा करके उसको एक उदारवाद की नई धारा में
ढाल करके हीगल को ग्रहण किया। और इस तरह से हीगल के निरंकुशतावाद को हटा करके ग्रीन ने वो कार्य किया, टी.एच. ग्रीन ने वो कार्य किया जो अंग्रेज़ी मानसिकता के बिल्कुल अनुरूप था। इसलिए अपने दर्शन के लिए यद्यपि ग्रीन जर्मन आदर्शवादियों का ऋणी है, किंतु अपनी इंग्लैंड की उदारवादी वैचारिक पृष्ठभूमि के कारण वो जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल जैसे अंग्रेज़ उदारवादियों की श्रेणी में ही एक उदारवादी विचारक के रूप में ही उसका नाम लिया जाता है। इस छोटी सी पृष्ठभूमि के साथ इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीन का बेसिकली जो दर्शन है वो हीगल और कांट के दर्शन का मिक्सचर है, और जब तक हम इसको बार बार नहीं समझ लेंगे तो तब तक हम ग्रीन को भली प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। अब यदि ग्रीन के जीवन का यदि हम संक्षेप में अध्ययन करें तो ग्रीन का जन्म 1836 में इंग्लैंड के यॉर्कशायर नामक स्थान पर हुआ था, और 46 वर्ष की अल्पायु में 1882 में उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से करी, और वहीं पर वह दर्शन का प्राध्यापक भी बन गया था। इंग्लैंड के उदारवादी दल का नीतियों का एक प्रमुख प्रचारक वो रहा, और इस रूप में उसको बड़ी ख्याति और प्रशंसा मिली। ग्रीन की जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो उसके राजनीतिक दर्शन को अभिव्यक्त करती हैं, उनमें से 2 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली पुस्तक का नाम है प्रोलेगोमेना ऑफ एथिक्स। ये जो प्रोलेगोमेना ऑफ एथिक्स है, प्रोलेगोमेना ऑफ एथिक्स, यह वस्तुतः अरस्तू के दर्शन, अरस्तु के नैतिक दर्शन, क्योंकि अरस्तु की पुस्तक का नाम था एथिक्स, और प्रोलेगोमेना ऑफ एथिक्स अरस्तु के उसी दर्शन से प्रभावित एक पुस्तक है। और उसकी दूसरी पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। यह उसके महत्वपूर्ण लेखों का संग्रह है। तो यद्यपि उसका प्रकाशित रचनाएं उसकी इतनी अधिक नहीं हैं, क्योंकि अल्पकाल में ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन एक प्रमुख आदर्शवादी उदारवादी विचारक के रूप में ग्रीन को अपने जीवन काल में ही बड़ी ख्याति मिली। उसके विचार दर्शन के यदि प्रमुख स्रोत हम देखना चाहें तो हीगल और कांट का जर्मन आदर्शवादियों का नाम हमने लिया, साथ ही प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों ही दार्शनिकों का मौलिक प्रभाव ग्रीन के चिंतन पर रहा, क्योंकि ग्रीन के समय में इंग्लैंड के सभी विश्वविद्यालयों में और मुख्यतः ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में इन यूनानी दार्शनिकों का अध्ययन दर्शन में प्रमुखता से किया जाता था, और यह माना जाता था कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है और राज्य के जीवन में सहकार मनुष्य के लक्ष्य का, जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, और इसलिए मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, इसलिए राज्य भी एक नैतिक समुदाय होना चाहिए। इन यूनानी दार्शनिकों के साथ ही ग्रीन के दर्शन पर फ्रेंच विचारक रूसो का भी प्रभाव पड़ा। रूसो, जिसे सामान्य इच्छा कहते हैं, रूसो के उस सामान्य इच्छा के सिद्धांत को ग्रीन स्वीकार करता है, और वह इसे सद इच्छा का, सभी मनुष्यों की सद इच्छा का नाम इसे देता है।
और वो ये कहता है कि सभी मनुष्यों की सद इच्छाएं एक समान होती हैं और सद इच्छाओं का जो सामूहिक रूप है, जो स्वीकृत रूप है, वो ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य जो सर्व स्वीकृत है, उसकी रक्षा करना राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। सद इच्छाओं की पूर्ति होने देना यह राज्य का एक कर्तव्य होना चाहिए। इस तरह से रूसो का प्रभाव उसके दर्शन पर पड़ा। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव उसके दर्शन पर इंग्लैंड के नॉन कन्फर्मिस्ट धार्मिक विचारकों का पड़ा। नॉन कन्फर्मिस्ट धार्मिक आंदोलन का वो समुदाय है जो इंग्लैंड के कट्टर स्थापित परंपरावादी चर्च के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता। और इनका ये मानना था, नॉन कन्फर्मिस्ट का ये मानना था कि प्रभु की कृपा मनुष्य के अंतःकरण पर होती है। चर्च के आदेश को मानने से प्रभु की कृपा नहीं बरसती, वरन मनुष्य को मूल रूप से नैतिक होना पड़ता है। मनुष्य को मूल रूप से सद इच्छाओं के अनुरूप चलना पड़ता है। इसलिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो एक नैतिक प्राणी बने, न कि वो चर्च के रूढ़िवादी कट्टरवादी आदेशों का पालन करता रहे। यहाँ हम देखते हैं कि चर्च के आदेशों को नॉन कन्फर्मिस्ट के द्वारा स्वीकार नहीं करना, यह हीगल के दर्शन को भी राज्य के दृष्टिकोण से एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही यह मानना कि मनुष्य मूल रूप से नैतिक प्राणी है और अपनी नैतिकता के प्रकाश में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, यह उस कांटियन इच्छा का ही रूप है, ग्रीन जिसको स्वीकार करता है, और ग्रीन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। इस तरह से ये वो उस ग्रीन के दर्शन के विचारों के स्रोत हैं जिनके अनुसार चलकर ग्रीन का राज्य का सिद्धांत समझा जा सकता है। ग्रीन के विचारों की जो श्रृंखला है उसके 3 आधार हैं। उसका मौलिक आधार है उसका आध्यात्मिक विचार या आध्यात्मिक सिद्धांत, उसके ऊपर खड़ा है उसका आचार शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, यानी आत्मा क्या है, आत्मा की स्थिति क्या है। उसके ऊपर ही यह तय किया जाएगा कि मनुष्य को आचरण कैसा करना चाहिए। सबसे ऊपर उसका सिद्धांत है राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विचार, और उस आचरण के अनुसार मनुष्य राज्य के समुदाय का सदस्य होते हुए किस प्रकार से राज्य मनुष्य के उस आचरण में सहयोगी हो सकता है, यह शिखर पर उसका तीसरा राजनीतिक विचार है। इस तरह से ग्रीन के दर्शन को समझने के 3 ये मुख्य आयाम हैं। सर्वप्रथम उसके अध्यात्म शास्त्र को समझना, आध्यात्मिक आधार को समझना, उसके ऊपर उसके आचार सिद्धांत को समझना, और तत्पश्चात उसकी राज्य की भूमिका की समीक्षा करना। अगले वीडियो में हम ग्रीन के इस विचार दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।